हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो अभी गाइस सीडीपी स्टार्ट करते हैं। मैं सोचा वही रीड के पेपर का ना, जैसे कल हमने साइंस का सेक्शन डील किया था, आज सीडीपी कर लेते हैं। और बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, अर्थ के बाहर बैठकर बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और एनोटेट ऑन कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है, चिल्ड्रन हु आर डिप्राइव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज आर क्लासिफाइड एज। तो जिन पे मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज नहीं हो गाइस, तो सॉरी गाइस, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई। तो वो किस में क्लासिफाइड होंगे? डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन पे, स्पेशल। तो गाइज ये सिंपल सा आपका डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हो गया, है ना। तो ये है क्योंकि उनके पास मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, इसलिए। और यहाँ पे रेड कलर ही देख लेते हैं गाइज, ज्यादा रेड सही चल रहा था, है ना। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ मैल एडजस्टमेंट। तो मैल एडजस्टमेंट हो गया, यानी कि जो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी के साथ इस तरीके से, जो जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे? तो इसका आंसर गाइस हो जाएगा हमारे पास एग्रेशन। तो जिनमें आपको एग्रेशन दिखता है वो माल एडजस्टमेंट बेसिकली आप कह सकते हो कि वो प्रॉब्लम है उन्हें, है ना। आपका इसको क्लियर कर देते हैं और चलते हैं आगे। गाइस थर्ड क्वेश्चन है, विच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का आपको पता होगा बेसिकली क्या होता है, जिनको कोई ना कोई स्पेशल नीड्स, बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो वो चिल्ड्रन जिन्हें कोई ना कोई ना डिसेबिलिटी हो रखी हो। ये थोड़ा पेंट है, आज सही से वर्क नहीं कर रहा गाइस। तो कोई डिसेबिलिटी होगी उनको, वो आप काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम अगर हम बनाए, और हमको ये देखना है कौन सा मेथड जो डायरेक्टली रिलेट नहीं कर रहा है इनसे। डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम कर दें, या फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बना दें स्कूल में, डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज करें, ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज। देखो गाइस, अगर आप देखोगे, अगर हम ट्रेनिंग करेंगे स्पेशल एक्टिविटीज के लिए तो वो भी बेनिफिशियल है उन्हें, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन के लिए। डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज हो सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम अगर आप बताओगे, तो करिकुलम बनाने का बेनिफिट भी तो ये होता है ना, हम स्टूडेंट के हिसाब से चाइल्ड सेंटर्ड बेसिकली हमारी अप्रोच है। तो इसीलिए आप देख सकते हो जो बी ऑप्शन है ना, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स में ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड भी कर रहे हो, तो उससे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की कोई खास हेल्प नहीं हो रही है ना, तो उनसे रिलेट नहीं कर पा रहा है मेथड, इसलिए ये आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म्ड एज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ लेते हैं कि लर्निंग से लर्निंग डिसेबिलिटी हो, रीडिंग डिसेबिलिटी हो, इस तरीके की कौन सी डिसेबिलिटी में ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो रीडिंग से रिलेटेड तो गाइज वैसे आपको पता ही होगा, डिसलेक्सिया होता है। बाकी भी आपको पता होने चाहिए। डिसकैल्कुलिया बेसिकली आप जानते हैं ये क्या है? ये आपका, अगर कोई स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है ना, यानी कि जब मैथ्स की डोमेन की बात होगी, उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है, उसमें कोई डिसेबिलिटी है, तो वो आपका डिसकैल्कुलिया में आता है। डिसग्राफिया बेसिकली आपका आता है राइटिंग में, यानी कि किसी स्टूडेंट को अगर लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो वो आ गया डिसग्राफिया में। और डिसथाइमिया बेसिकली आप कह सकते हो कि वो ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ही मतलब डिमोटिवेटेड हैं, आप कह सकते हो, है ना, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जो डिमोटिवेटेड हो, ऐसे लो फील कर रहे हैं, वो डिसथाइमिया में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। गाइस अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के लिए जो लर्निंग के लिए यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन, आर्ग्यूमेंट, इमेजिनेशन, मेच्योरिटी। गाइस अब देखो, सीधे आपको ऑप्शन पढ़ के पता लग जाएगा मेच्योरिटी का लर्निंग से क्या लेना देना, है ना। कोई यहाँ पे पॉइंट ही नहीं बन रहा है ये, तो इसलिए सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मेच्योरिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है लर्निंग में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो गाइज ये सीधा आंसर है आपको इसके लिए। तो गाइज आपको सबकी थ्योरीज पता होनी चाहिए, वो आपने पढ़ी हो, आप सीधा आंसर कर सकते हैं। तो ये बीएफ स्किनर थे जो इस बारे में अपना कॉन्सेप्ट लाए थे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस अब क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे लर्निंग के लिए कौन सा नहीं है ट्रू स्टेटमेंट? देखो गाइस, अब देखोगे ना पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नॉट नॉट करके उन्होंने पूछे हुए हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। देखो ये तो सही बात है, लर्निंग करके बिहेवियर चेंज होते हैं, है ना। देयर इज अ रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस, कुछ परमानेंट डिफरेंस भी आ सकता है कि नहीं, ऐसा है। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस, सही बात है, प्रैक्टिस करके तो लर्निंग इन्फ्लुएंस होती है। लर्निंग इज एन इनेट मैकेनिज्म। बेसिकली पहले तो आप इनेट वर्ड का मतलब समझ लो, ये तभी यूज करते हैं जब हम बाय बर्थ कोई कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं।
और गाइज अगर आप ध्यान दो कि लर्निंग बाय बर्थ नहीं होती ना, बाय बर्थ तो हमने कुछ नहीं सीखा होता, हम या तो प्रैक्टिस से सीखते हैं, फिर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो इसलिए आपके पास सीधा आंसर यहाँ पे तो यही हो जाएगा, क्योंकि नॉट के लिए पूछा हुआ है। बाकी परमानेंट डिफरेंस वाला पॉइंट भी गाइज अगर आप इसको समझो तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस क्या है, सपोज मैंने ना साइकिल चलाना सीखा, तो अगर मैं एक बार मैंने साइकिलिंग सीख ली है, तो अब वो मैंने मेरे में परमानेंट डिफरेंस उस चीज का आ गया है ना, साइकिल चलाना मैं भूल थोड़ी जाऊंगा अगर मैं भले ही 10 साल भी ना चलाऊं। तो आप नोटिस करके देखो ना, कितनी सारी चीजें ऐसी जो आपने सीखी है, और अगर आप बहुत टाइम तक प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो ना, तब भी परमानेंटली आप सीख चुके हो, आप भूल नहीं रहे हो उस चीज को, है ना। जैसे एबीसीडी है, अगर आपने लर्न किए तो अगर अब हम कौन सा, अब हम थोड़ी एबीसीडी पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ क्लास के बाद से ये सब चीजें हम पढ़ते नहीं, बट आज भी अगर आपको पूछी जाए तो आप सुना सकते हो। तो ये है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय इवान पावलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय, तो इसमें किस तरीके से लर्निंग होती है, रीइंफोर्समेंट से, इमिटेशन यानी कि देख देख के होती है ना, ऐसे कॉपी करके होती है, या इनसाइट होती है, अंदर से हमको आता है कि हमें ये चीज करनी चाहिए, तो ये वाली लर्निंग होती है। पर इसमें होती है एसोसिएशन वाली, यानी कि सोशली जब लोग मिलते हैं तो उसमें जो एसोसिएशन से वो लोग सीखते हैं, वो इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में आया था। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ टीचिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो कौन सी टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब इनमें से कौन सी टीचिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में नहीं आ रही है, जो उस पे फॉलो नहीं हो रही। देखो गाइज यहाँ पे एक सिंपल सा ना आपको एक तरीका बताता हूँ, एक कैप करके वर्ड है, अगर आप इसको लर्न कर लो ना तो काफी सॉल्व करेगा आपका प्रॉब्लम। देखो, जो कॉग्निटिव टीचिंग है, जो अफेक्टिव टीचिंग है, और जो साइकोमोटर टीचिंग है, ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में आते हैं, है ना, तो ये तीनों तो आते हैं। अभी डिस्क्रिप्टिव जो है ये यहाँ पे नहीं आता, तो इसीलिए ये बेस्ड नहीं है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये यहाँ पे आंसर रहेगा बी। उसके बाद है, अ ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग अ लिस्ट ऑफ आइडियाज स्पॉन्टेनियसली इज नोन एज, तो बेसिकली क्या है गाइस, आपने ग्रुप बना रखा हो और क्रिएटिविटी मेथड के बारे में बात हो रही हो, और कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, तो क्या होगा ग्रुप में, क्या होगा, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन प्रपोज होंगे वहां पे। तो ऐसी चीज को हम बेसिकली बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटेजी, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्म करना, कोई आपको क्वेश्चन दिया गया, आप सोच रहे हो उसके ऊपर बार बार कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, वैसा तो नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपने अप्रोच यहाँ पे आंसर्स लगाए, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। अब क्वेश्चन है गाइस, विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग, तो क्लासरूम लर्निंग में डायरेक्टली रिलेटेड कौन सा मोटिवेशन के रोल से ना हो। तो नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, ठीक है, मतलब आपका कितने मार्क्स आए, रिजल्ट कैसा रहा, क्या इस चीज से कुछ मोटिवेशन रहती है लर्निंग में। प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, जैसे आपको तारीफ हो या आपकी बुराई की जाए, मतलब ऐसा बोला जाए आपको कि आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको मेहनत की जरूरत है, ये सब जो चीजें बोली जा रही हैं, क्या इससे मोटिवेशन मिलती है। लेवल ऑफ एस्पिरेशन, यानी कि आपके अंदर से पढ़ने का कितना एस्पिरेशन है, कितनी चाहत है, क्या वो मोटिवेशन हो सकती है। और इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, यानी कि सपोज आप इसको ऐसे समझ लो, इंटरपर्सनल वर्ड का मतलब ये हो गया दूसरे के साथ, और इंट्रा वर्ड मतलब होता है अपने साथ, है ना। तो इंटरपर्सनल एडजस्टमेंट, तो गाइस इसका आंसर पहले तो बी हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखो, क्लासरूम में आपका आपके फ्रेंड के साथ या आपके पीयर्स के साथ कैसा एडजस्टमेंट है, क्या रिलेशन है, क्या उस बात से कोई मोटिवेशन आ रही है लर्निंग में, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमको नॉट पूछा गया था। ठीक है। ये ट्वेल्थ है, कॉन्सेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, सीधा आंसर है इस पे हम पे, जोसेफ जोसेफ डी नोवाक ने कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में बताया था। उसके बाद क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो पहला क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, तो गाइज ये पॉइंट तो सही है, मतलब ऐसा ही बोला गया था आरटीई 2009 में। उसके बाद प्रोविजन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये भी सही बात है, कमेटी बिठाई गई थी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रोविजन भी रखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ये पॉइंट भी सही है, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी नेशनल कमीशन में बात हुई थी। उसके बाद है मिनिमम 60 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक हो टीचर के, तो गाइज ये पॉइंट यहाँ पे मतलब आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये 60 आवर्स नहीं था, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे आंसर गाइज होगा 45 आवर्स। तो 45 आवर्स का जो है करिकुलम प्रपोज किया गया था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हु हैज नॉट contributed टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, तो बेसिकली गाइज यहाँ पे हमारे पास जो है, आपको सीधा पता होना चाहिए, स्टेफन एम कोवे था। देखो गाइज यहाँ पे भी ना एक थोड़ा कंफ्यूजन बनाया गया है, ये नेम देखो स्टेफन एम, ये तो सेम है, पर ये कोवी है ना,
और ये कोरे है, तो कोरे नहीं है, हम पे कोवे है। तो बेसिकली एक्शन रिसर्च बेसिकली ना गाइज, ये हमारा इसमें यूज नहीं होता, एजुकेशन में तो ये यूज ही नहीं होता। ये बेसिकली आप सोशल साइंस की डोमेन में यूज करते हो रिसर्च करने के लिए, कि कोई भी टॉपिक पे अगर आप काम कर रहे हो तो सोशोलॉजी या सोशल साइंस से रिलेटेड चीज है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है ये। तो हाँ, तो गाइज ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो मैंने आपको एक्शन रिसर्च के बारे में बताया, बट जो इन चारों में से जिन्होंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था इसमें, वो स्टेफन एम कोवे है ना। तो कर्ट लेविन और इन बी आर बकिंगम, स्टेफन एम कोरे, इन लोगों ने इस पे कंट्रीब्यूट किया था एक्शन रिसर्च पे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक्शन रिसर्च बेसिकली है क्या। इसके बाद है गाइस क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज लीस्ट यूज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में गाइस सबसे कम कौन सा यहाँ पे मेजरमेंट यूज होता है, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल, इक्वल इंटरवल स्केल। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेशियो स्केल, क्योंकि रेशियो स्केल जो है ना बेसिकली ये गाइस मैथमेटिक्स में यूज होने वाली चीज है। तो गाइस इसलिए मैं बिना पेन उठाए लिख रहा हूँ ये ना, आज पता नहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पेन टाइप में। तो अब ये कैसे रेशियो स्केल वहां यूज होता है बेसिकली, सपोज आप ऐसे समझ लो गाइस, आप सपोज एक बना रहे हो क्या, बिल्डिंग। तो सपोज आप अगर एक बिल्डिंग बना रहे हो, तो आपने उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया और उसी की तरीके से आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करोगे, दोनों के साइज का अगर रेशियो निकाल रहे हो, तो बेसिकली आप रेशियो स्केल का मेथड यूज कर रहे हो। तो ये सब मैथमेटिक्स की डोमेन में यूज हो रहा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप नॉमिनल स्केल यूज कर सकते हो, इक्वल इंटरवल और ऑर्डिनल स्केल, तो मेजरमेंट करने के लिए। ये है गाइस यहाँ पे क्वेश्चन, विच इज द मेन फिलोसफी और विच इज द मेन फिलोसफी ऑफ एनसीएफ 2005। इसकी मेन फिलोसफी क्या थी, लर्निंग वोकेशनल स्किल सीखने के लिए, करिकुलर एक्टिविटीज, कंटिन्यूएशन, ओवरऑल एजुकेशन, या लर्निंग विदाउट बर्डन। तो सीधा आंसर गाइस हो जाएगा बी। तो लर्निंग होनी चाहिए विदाउट बर्डन, ये मेन इनका फिलोसफी थी यहाँ पे। अब है, विच मेथड इज नॉट वैलिड टू स्टडी द रोल ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का रोल अगर आपको पढ़ना है, तो आपको पता है हेरिडिटी क्या होती है, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या क्या कैरेक्टर्स आए हो सकते हैं, क्या इन्वायरमेंट का फर्क पड़ा होगा, है ना। तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, आपका जो जेनेटिक्स होता है। गाइस आज ये पेन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एक मिनट इसको निकाल के टेस्ट करता हूँ वापस लगाने का। जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट का रोल। तो गाइस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए सॉरी। ये इन्वायरमेंट का रोल, तो ये सबसे आप हेरिडिटी के बारे में बेसिकली बात करते हो। तो यहाँ पे हम देखें ना, तो ये जो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है पीयर ग्रुप स्टडी। तो देखो गाइस क्या है, यहाँ पे अगर आपने अपने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ आपने अगर ग्रुप बना रखा है और स्टडी कर रहे हो, तो इसका आपका हेरिडिटी से कोई रोल नहीं है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है, द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइज ऐसा काम हम किस में करते थे, फिनोटाइप में, है ना। ये हो गया, और प्रोटोटाइप, एक पॉइंट और, कैरियोटाइप क्या हो गया आपके पास। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे आप जीन्स के बारे में बात करते हो, यहाँ पे आप साइज, लिखने में बहुत इश्यू है गाइज, ये साइज ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हो। तो वैसे बिना पेन उठाए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा ऐसा ना वो सही तब चल रहा है। तो कैरियोटाइप में आप ये चीज पे डील करते हो, तो इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिनोटाइप, ठीक है, जहाँ पे आप फिजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डील कर रहे हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विच परस्पेक्टिव चाइल्ड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक एंड प्री अरेंज्ड स्कीम विद इन द बॉडी। तो गाइस पहले तो बात बॉडी की हो रही है, और उस बॉडी के अंदर ही पहले से सब चीजें डिजाइंड हो, तो ये सब हम किस में पढ़ सकते हैं, उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में। सिंपल क्वेश्चन गाइस, ऐसे भी आप गैस कर सकते हो इवन आपने अगर पढ़ा भी ना हो तो। Which of the following psychologist is not related to the theories of child development। तो बेसिकली गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो आपको देखना है कि किसने इस पे नहीं किया है काम। पियाजे ने बिल्कुल किया है गाइस, बंडूरा किया हुआ है, लेव वाइगॉट्स्की ने किया, पर अब्राहम मास्लो ने नहीं किया हुआ। उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में नहीं, उन्होंने एक, अरे आज पेन ने बहुत इशू कर रखा है, हायरार्की ऑफ
नीड्स पे इन्होंने काम किया था, है ना। तो बेसिकली इन्होंने गाइस आपने देखा होगा एक ट्रायंगल जैसा बताया था, जिसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले कौन सी नीड्स आती है, जैसे सबसे पहले तो हमारे पास क्या आती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब बेसिकली गाइस क्या हो गया कि जो हमारी फिजिकल नीड्स है, जैसे हमको क्या कहते हैं, फूड चाहिए, हमें अपना बॉडी को वार्म रखना है, क्लोथ चाहिए, तो ये जो फिजिकल नीड्स है सबसे पहले हमको चाहिए होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके डिफरेंट नीड्स आती हैं। तो उसी के बारे में इन्होंने डील किया था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट आर बेसिकली क्या होते हैं, लर्नड होते हैं, हम इन्हें सीखते हैं, या एक्वायर्ड होते हैं, या कल्चरल होते हैं, इनेट या बाय बर्थ होते हैं। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इनेट, क्योंकि बाय बर्थ ही, क्योंकि आपने देखा होगा ना गाइस, छोटे छोटे बच्चों में भी आपने देखा होगा, जब थोड़े थोड़े वो बड़े होने लगते हैं तो सबका टेम्परामेंट अलग अलग होता है ना, सेम थोड़ी होते हैं। तो ये जो चीज उनके पास आई बाय बर्थ थी, पहले से थी, है ना, उन्होंने सीखी नहीं है ये कहीं से। ये हो गया। हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, तो पर्सनैलिटी पे किसने कोई भी थ्योरी नहीं दी है। तो यहाँ पे है, हम पे है सिगमंड फ्रॉइड है, रेमंड बी कैटल है, गॉर्डन। तो गाइस बीएफ स्किनर, क्योंकि इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बोला है, पर्सनैलिटी के बारे में नहीं। रेमंड बी कैटल का तो आपको पता भी होगा, इन्होंने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बताए थे। तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। फ्रूड की भी थ्योरी है, एल्पोर्ट की भी थ्योरी है पर्सनैलिटी पे। ये हो गया गाइस। उसके बाद है हम पे, इस क्वेश्चन में गाइस, विच टेस्ट वाज क्रिएटेड बाय हेनरी ए मूरे एंड क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। तो सेंटेंस कंप्लीशन, 16 पर्सनैलिटी, ये तो मैंने आपको बताया कैटल थ्योरी है। तो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, तो गाइस ये आंसर है यहाँ पे, थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट। तो बेसिकली इसमें क्या होता था, एक आपको फोटो दिखाई जाएगी, उस फोटो को देख करके आपको ये अपनी अपनी यहाँ पे सब अपनी वो थ्योरी रखते हैं कि उस फोटो में एक्चुअल क्या हो रहा है। तो इस तरीके की जो स्टडी थी, ये किसने बनाया था, क्योंकि टेस्ट ही हो रहा है ना गाइस, आपको मैं फोटो दिखाऊंगा तो आप सबकी अलग अलग वहां पे व्यूज होंगे। तो इस तरीके से ये जो बनाया था टेस्ट, हेनरी मोरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन ने बनाया था। विच फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो गाइस न्यूट्रिशन, स्लीप, हेल्थ, ये सब तो बहुत सिंपल है। डोमिसाइल हो गया ना गाइस, अधिवास जो है, ये बेसिकली डोमिसाइल का कोई लेना देना थोड़ी ग्रोथ के साथ। डोमिसाइल क्या होता है, जो आपका बनता है कि आप उस राज्य से बिलोंग करते हो, है ना। तो ये सब चीज हैं डोमिसाइल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 देख लेते हैं। विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरी ऑफ नोआम चॉम्स्की। तो सिंपल सी बात है, नोआम चॉम्स्की की मोरल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज है। तो गाइस लैंग्वेज है ना, नोआम चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम किया था। ठीक है, तो ऐसे हमको बस थ्योरीज को याद रखना है कि किसकी क्या थी। उसके बाद है, विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो इंट्रापर्सनल, इमोशनल, नेचुरलिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल। तो गाइज यहाँ पे इमोशनल है, क्यों, क्योंकि इमोशनल के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था। नेचुरलिस्टिक थ्योरी उनकी उसमें थी, एग्जिस्टेंशियल पॉइंट था, इंट्रापर्सनल था, ये सब था गाइस, है ना। क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग। तो क्या हो गया, ओवर थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव, मेटा, तो डाइवर्जेंट। कितना डाइवर्ज और कितना डिफरेंट डिफरेंट आप चीज सोच पा रहे हो एक ही प्रॉब्लम के बारे में, यही आपकी क्रिएटिविटी बताती है ना। इसके बाद है, द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद विच टर्म। तो आप किससे रिप्लेस कर सकते हो मेंटल रिटार्डेशन को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वैसे यही आंसर हो गया गाइस। इंटेलेक्चुअल बैकवर्डनेस, मेंटल वीकनेस कहोगे, इंटेलेक्चुअल डिसएडवांटेज तो नहीं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन एक जो कि प्रॉब्लम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर्सनैलिटी के लिए कौन सा सही नहीं होगा, स्टेबल, एंड्यूरिंग, यूनिक, नॉर्मल। तो यहाँ पे हम पे हो जाएगा नॉर्मल, क्योंकि गाइस नॉर्मल का मतलब कुछ बना नहीं ना यहाँ पे, नॉर्मल पर्सनैलिटी का कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो यूनिक, एंड्यूरिंग, स्टेबल आप फिर भी कुछ पर्सनैलिटी को बोल सकते हो, तो इसके बारे में आप थोड़ा रीड कर सकते हैं, बट नॉर्मल से कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा। ये है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन 30th हम देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहले तो आप नॉन वर्बल टेस्ट का मतलब समझ रहे हो, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो आपने देखा होगा जो हम रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में अगर आप देखते हो वर्बल नॉन वर्बल टाइप की होती है, जहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है, जो फिगरल बेसिस पे है, तो वो होता है। बट बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे कल्चर फ्री कौन सी है, तो ये हो गया आपके पास वेस्टलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, भाटिया बैटरी ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये आप देख सकते हो, इसमें कोई भी, ये बिल्कुल आपके पास कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट है। यानी कि बेसिकली ना, जब आप इनके क्वेश्चंस को डील करोगे तो यहाँ पे कभी भी कोई कल्चर रिलेटेड बात नहीं आएगी, समझ रहे हैं। बाकी के उसमें आप कल्चर रिलेटेड पॉइंट आ सकते हैं, बट इसमें कल्चर रिलेटेड कभी कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये डिजाइंड है।
तो गाइज इसी के साथ यहाँ पे 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम और भी इसके क्वेश्चन देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इसमें मैथ्स का सेक्शन रह रहा है ना। तो इस तरीके से इंग्लिश का सेक्शन हम देख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस देखते रहें सीडीपी के, साइंस के, डिफरेंट डिफरेंट, और वही हमारे को एईएस में भी हेल्प करने वाले हैं बहुत ज्यादा, है ना। तो इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।